तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक मतलब आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास में काफी बड़ी ऑब्जेक्ट, काफी बड़ा एक पीस है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो पीस इतना बड़ा है कि आप उसके ऊपर एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हो कि कितना चार्ज मौजूद है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है या एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग सरफेस एरिया है, इन्फाइनाइटली लार्ज सरफेस एरिया है, राइट। तो ऐसी चीजें जो हैं जिनमें बहुत बड़ा एरिया इन्वॉल्व होता है। देखिए, इन्फाइनाइटली कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सच में इन्फाइनाइट पहुंचा हुआ है। इन्फाइनाइटली कहने का मतलब ये है कि कंपेयर टू द पोजीशन और द रीजन दैट यू आर लुकिंग, जो भी आप रीजन देख रहे हो उस रीजन के कंपेरेबल उसका एक्चुअल रीजन जो है वो बहुत बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट बनाता हूं और इस पॉइंट के ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूं या बात कर रहा हूं, तो ये पॉइंट के लिए ये बोर्ड जो है इनफाइनाइटली लार्ज एरिया है। बात समझ रहे आप? इस पॉइंट के लिए ये बोर्ड एक इनफाइनाइटली लार्ज एरिया है, राइट। ऐसे ही अगर मैं किसी वायर पे हूं जो बहुत लंबी वायर है, राइट, और उस वायर पे मैं एक छोटे से रीजन के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो छोटा सा रीजन उस वायर जो है उस छोटे से रीजन के लिए क्या हो जाएगी? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग जो ऑब्जेक्ट्स है या इनफाइनाइटली लॉन्ग रीजन जो है उसके बारे में बात करने के लिए मुझे ये नहीं पता होता कि उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना एसोसिएटेड है, या मैं यूं कहूं कि मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि मैं कितना चार्ज ले रहा हूं, क्योंकि मैं पूरे रीजन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर पूरे रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक छोटे से रीजन की बात कर रहा हूं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इस चीज के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले ली, ये काफी लंबी वायर है। मैं आपको जूम करके आप समझिएगा कि मैं एक वायर को काफी जूम करके आपको दिखा रहा हूं। तो ये एक वायर है जो बहुत ज्यादा लंबी है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चलिए मान के चलते कि मुझे यह पता है कि इस पूरी वायर के ऊपर क्यू चार्ज एसोसिएटेड है, लेकिन मैं इस पूरी वायर की पूरी लेंथ की बात नहीं कर रहा, जो इतनी बड़ी लेंथ है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरा एनालिसिस सिर्फ इतने से रीजन के अंदर में। सपोज कीजिए कि मेरा एनालिसिस या जो भी मैं बात कर रहा हूं जिस भी बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ इतने रीजन के अंदर है। तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि इस पूरी वायर में से इतने रीजन के लिए क्या चार्ज होगा, राइट। तो उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए मैंने इस वायर के टोटल चार्ज को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में चेंज कर दिया। कैसे किया समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे लेंथ के अंदर, राइट। यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी डेंसिटी कितनी है, कितना ज्यादा कितना कम चार्ज एक यूनिट लेंथ के अंदर मौजूद है। इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं, इसका सिंबल होता है लैम्डा और वो होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एल मतलब कि हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, यानी कि एक छोटी सी लेंथ के अंदर मैं कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ले रखा है, मैंने कितना चार्ज ले रखा है यहां पर। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर मान के चलता हूं कि इसकी कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस वायर, राइट। और ये कैपिटल L इसकी लेंथ है, राइट। कैपिटल L इसकी लेंथ है। तो अगर मैं इस पूरी वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना चाहता हूं, इस पूरी वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। जितना टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ विल गिव मी चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। अब सपोज कीजिए मुझे क्या पता करना था, इस डेल्टा एल लेंथ के अंदर
कितना चार्ज आ रहा है, मुझे ये पता करना था। तो यहां पर लैम्डा हो गया आपका कैपिटल Q अपॉन कैपिटल L, राइट। अगर मुझे ये पता करना है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, तो लेट अस सपोज मैं उसको डेल्टा Q मान के चलता हूं, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू डेल्टा L। यानी कि मैंने क्या किया, पर यूनिट लेंथ के चार्ज को, पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ में, जितनी लेंथ के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, राइट। मुझे यूनिट लेंथ के बारे में पता है कि यूनिट लेंथ के ऊपर इतना चार्ज मौजूद है, तो उसको अगर मैं उतने लेंथ से, जितनी लेंथ के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि यहां पर डेल्टा L है, तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, वो चार्ज मिल जाएगा जो इस लेंथ के अंडर में सिर्फ इतने रीजन के अंदर आ रहा है। ये लेंथ की वाइज बात चल रही थी, इसीलिए मैं लेंथ के ऊपर बेसिस की बात कर रहा हूं, राइट। तो यहां पर हमने एक चीज समझी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि पूरे ओवरऑल रीजन के अंदर जो चार्ज मौजूद है उसमें यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज था, यूनिट लेंथ पे जितनी भी लेंथ है टोटल, उसमें से यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है, वो हमें लैम्डा से पता चलता है। और ऑब्वियसली बात है कि यहां पर यूनिट, ऐसा यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, चार्ज की होती है यूनिट कूलम और लेंथ की होती है मीटर, तो कूलम पर मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी, राइट। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक सरफेस के बारे में। तो यहां पर अब हम एक वायर की लेंथ लेने की जगह एक रीजन कंसिडर कर सकते हैं, एक एरिया कंसिडर कर सकते हैं, सरफेस एरिया। सपोज कीजिए कि एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया में भी अगेन मैं कहता हूं कि पूरे सरफेस एरिया में ऐसे पॉजिटिव चार्ज पूरे सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और ये पूरा एरिया कैपिटल A मान लेता हूं मैं। अगेन इसके ऊपर जो टोटल चार्ज मौजूद है वो मुझे पता है वो कितना है, कैपिटल Q चार्ज मौजूद है, राइट। अब अगर मैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब था कि पूरी लेंथ के ऊपर जो चार्ज है उससे हम ये पता लगा रहे हैं कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। ऐसे ही यहां पर मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, मतलब एक यूनिट एरिया अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं तो उस यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। तो वो कैसे पता चलेगा, उसका सिंबल होता है सिग्मा। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, राइट। तभी ये टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट एरिया के अंदर का चार्ज। और अगर मान के चलिए कि मैं इसके अंदर छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेता हूं डेल्टा ए, एक छोटा सा एरिया मैंने कंसिडर किया है, तो उसके अंदर का चार्ज अगर मुझे पता करना है तो वो कैसे निकलेगा, सिग्मा इंटू डेल्टा ए। क्योंकि सिग्मा मुझे क्या मिल गया कि यूनिट एरिया का कितना चार्ज है। अब उसको मैं उस एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं जो मैं ले रहा हूं, यहां पे जो मैंने कंसिडर एरिया करा है, ये मेरे कंसिडर करा हुआ एरिया है, यहां पर मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूं, राइट। मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं। तो यहां इस एरिया के अंदर कितना चार्ज मौजूद होगा ये कैसे पता चलेगा, आपके एरिया को यूनिट एरिया के अंदर जितना चार्ज मौजूद होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप अगर कहीं पर चॉकलेट लेने जा रहे हो, आपको पता है कि एक चॉकलेट का 10 रुपए प्राइस है, राइट। तो अगर 10 रुपए आपके पास में तो उसमें एक चॉकलेट आएगी, और अगर 100 रुपए आपके पास में तो उसमें 10 चॉकलेट आएंगी। तो आपने क्या किया, आपके पास में जितना भी अमाउंट है, राइट, जितना भी मतलब आपको अगर 10 चॉकलेट चाहिए, राइट, आपको कितना चॉकलेट चाहिए, 10 चॉकलेट चाहिए, तो आपने क्या करा, एक चॉकलेट के प्राइस को अपने 10 चॉकलेट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हर चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए था। ऐसे ही आपने क्या करा, अपने एरिया को यूनिट एरिया के सरफेस चार्ज के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट एरिया के चार्ज के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। एक यूनिट में जितना चार्ज है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको उस रीजन का क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। यही वर्क होता है
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं है, ये यूनिफॉर्मली मौजूद है। इसीलिए मैं इसके अंदर ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस अप्लाई कर सकता हूं। ये केस वहां अप्लाई होना मुश्किल हो जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो मैं जो रीजन ले रहा हूं जरूरी नहीं है कि अंदर उसी के अंदर उतना ही चार्ज मौजूद हो जितना किसी और रीजन के अंदर, यूनिट एरिया के अंदर मौजूद है। हो सकता है अगर इस रीजन के अंदर ज्यादा चार्ज मौजूद हो या इस रीजन के अंदर ज्यादा चार्ज मौजूद हो, तो इसीलिए हम जब बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तो हम वहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, राइट। अब हम आगे बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात क्या कहना चाह रहा है वो, कि अब मैंने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्फीयर लिया है, ये एक स्फीयर है। अब ये एक ऐसा स्फीयर है जिसके अंदर से लेकर बाहर तक, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी सेंटर, इसके अंदर के सेंटर से लेकर के इसकी सरफेस तक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। यहां पर मैं स्फीयर की जगह कोई और भी चीज ले सकता हूं, मैं सिलेंडर भी ले सकता हूं। मतलब मुझे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चाहिए ताकि उसमें वॉल्यूम के बारे में बात हो सके, राइट। तो अब अगर मान के चलिए कि इसके सेंटर से लेकर इसके पूरे सरफेस तक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो चार्ज कैपिटल Q है, और इस स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो V है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन हम उस फॉर्मूले को ना अप्लाई करके सिर्फ इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं V। तो ये जो आएगा ये बराबर आएगा आपके वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर आएगा, जिसका सिंबल होता है रो। और यहां पर आपको क्या पता चल रहा है कि इस पूरे स्फीयर के अंदर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज मौजूद है। आपको यह पता चल रहा है यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज मौजूद है। अब सपोज कीजिए कि मैं यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर कर रहा हूं जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वॉल्यूम इस बड़े वॉल्यूम से कम होगा, तो कम होगा तो इसके अंदर चार्ज भी कम ही आ रहा होगा। लेकिन मैं पता कैसे लगाऊंगा कितना चार्ज है? तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, वो चार्ज आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो भी चार्ज मौजूद है उसको, जो वॉल्यूम मैंने यहां पर मान के चलते हैं डेल्टा V मैंने लिया है, तो डेल्टा V वॉल्यूम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डेल्टा Q मेरा वो चार्ज आ जाएगा जो इस सरफेस, इस वॉल्यूम के अंदर मौजूद होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब ये पॉइंट क्या है कि जो भी चीज में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, इनका एप्लीकेशन जो है वो आपको आगे देखने को मिलेगा गॉस लॉ के अंदर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, ये आपको देखने को आगे मिलेगा, राइट। ये इस्तेमाल इसीलिए किए जा रहे हैं कि अगर रीजन काफी बड़ा है और मुझे उसके चार्ज के बारे में नहीं पता, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, मैं उसकी चार्ज डेंसिटी निकाल सकता हूं। एक छोटे से चार्ज मतलब एक छोटे से रीजन के अंदर अगर मैं बात करना चाह रहा हूं कि कितना चार्ज है, तो मैं उस रीजन को, यानी कि जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को उसकी चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसके अंदर मौजूद चार्ज मिल जाएगा, राइट। तो ये था आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है एरिया वेक्टर। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है अलग है एज कंपेयर टू जो आपने आज तक पढ़ा होगा एरिया के बारे में। आज तक आपने शायद ये पढ़ा था कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि आप मान के चलिए एक स्क्वायर है आपके पास में, इसकी साइड अगर a है, इसकी साइड अगर a है, तो मतलब ऑब्वियसली स्क्वायर है तो हर साइड बराबर होगी, राइट। तो अगर साइड a है इस स्क्वायर की, ये हम स्क्वायर ले लेते हैं a b c d, राइट। तो इस स्क्वायर की साइड अगर a है तो आप इसका एरिया आज तक बताते आते थे कि ये क्या है, a स्क्वायर, राइट। तो आपको शायद ये पता है आज तक कि एरिया जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू जिसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, उसके साइड का स्क्वायर। लेकिन आज आप समझेंगे कि जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है।
फिजिक्स की टर्म्स में एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, और वो क्यों करते हैं या किस तरीके से करते हैं ये समझते हैं। आइए, तो यहां पर ये कह रहा है कि एरिया वेक्टर इज द वेक्टर एसोसिएटेड विद एन एरिया एलिमेंट टेकन टू बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है समझने की, लेकिन आपको मैं जनरल वे में समझा देता हूं कि किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई मैंने एरिया ले लिया, लेट इट बी डेल्टा एस, ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ एरिया है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ जो एरिया है उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा एस उसका एरिया है। हम ये मान के चलते हैं डेल्टा एस या डेल्टा ए मान लीजिए, चलिए डेल्टा ए जो है उसका एरिया है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन it is the vector associated with an area element. This is an area element taken to be in the direction perpendicular to the surface. अगर ये हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ एरिया है, यानी कि इस तरीके से पड़ा हुआ है, राइट, तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये सरफेस इस तरीके से पड़ी है हॉरिजॉन्टली, तो उसके ऊपर इस तरीके से ये वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, यानी कि इसका नॉर्मल जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे बनेगा। अब वहां पर वो ये कह रहा है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस जरूरी तो नहीं है कि ये हो, ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, राइट। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसका एरिया वेक्टर ये भी हो सकता है। तो अब इसमें से कौन सा हम कंसिडर कर सकते हैं, या ये कौन सा इसके लिए सही है? दोनों सही है, ऊपर वाला जाने वाला भी और नीचे की तरफ जाने वाला भी दोनों सही है। तो कंसीडर कौन सा करना है, इसके बारे में भी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि हमें कंसीडर कौन सा करना है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि एरिया एक वेक्टर हुआ कैसे। ये जो बात ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एरिया वेक्टर जो है, अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि डेल्टा ए वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया यानी कि एरिया एलिमेंट जो भी हमने लिया एंड नॉर्मल डायरेक्शन। देखिए वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर जो है उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो तो इसका एरिया ही होगा, लेकिन जो वेक्टर है, जो डायरेक्शन है, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये एन कैप यहां पर माइनस एन कैप आ जाएगा, राइट। अगर मैं एन कैप ऊपर ले रहा हूं तो ये माइनस एन कैप आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से मुझे लेना होगा डेल्टा ए एन कैप यानी कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये चीज कैसे इस तरीके से आ रही है, इस चीज को समझते हैं। आइए ध्यान देते हैं। एक्चुअल में फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले लेता हूं। ये x है, ये y है, ये z है। हम ये मान के चलते हैं कि एक प्लेन जो है, एक सरफेस जो है वो प्लेन में पड़ी है। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में, हॉरिजॉन्टली, राइट। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ये प्लेन में पड़ी है। लेट अस सपोज कि एक ए बी सी डी एक स्क्वायर पड़ा है, राइट। एक स्क्वायर है जो प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में पड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इसका एरिया जो निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा? एरिया डेल्टा ए is basically equal to vector AB cross vector BC. AB vector AB vector AB and cross vector BC. तो आपको शायद ये बात पता है। अच्छा देखिए ध्यान से, लेट अस सपोज कि ये स्क्वायर है जिसकी साइड A है, तो BC भी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी, राइट। अब यहां पर क्या हो गया है, ए बी की वैल्यू जो है वो भी ए है और बी सी की वैल्यू जो है वो भी ए है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम ए बी वेक्टर की जगह पर मैग्नीट्यूड जो पुट करेंगे वो क्या होगा? ए, और बी सी की जगह पर जो पुट करेंगे वो भी क्या होगा? ए। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में पड़ा है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, राइट।
तो अब साइन 90 होता है 1, यहां पर हो जाएगा a का स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड के सेंस में बात हो रही है, क्योंकि यहां पर इसके साथ में एक डायरेक्शन भी आती है, और डायरेक्शन हमेशा क्या आती है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b, मेरे ख्याल से यहां पर k कैप आ जाना चाहिए, राइट। तो यहां पर k कैप मतलब z की डायरेक्शन में, पॉजिटिव z की डायरेक्शन में आप a वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर आप लेंगे। आप इसको नेगेटिव z एक्सिस माइनस के कैप की तरफ भी ले सकते हैं। अब कब ये ऊपर की तरफ, कब ये नीचे की तरफ, किस तरीके से इसको लेना है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, किस तरीके से लेना है, आप इसको हमेशा इस तरीके से लिया करिए कि फॉर एग्जांपल अभी आप आगे देखेंगे कि जिस भी तरफ से, जैसे कि आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक एरिया से पास होगी। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे या गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किसी रीजन से, किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। तो जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की रहेगी उसी की डायरेक्शन में आप इसको, इस एरिया वेक्टर को आप लेंगे, अगर वो एक ओपन सरफेस है। अब हो सकता है शायद आपको इसके बारे में समझ नहीं हो कि ओपन सरफेस क्या होता है और क्लोज सरफेस क्या होता है। देखिए आगे जाके अब गॉस थ्योरम या क्या कहते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह के अंदर, गॉस थ्योरम के अंदर बेसिकली आप क्लोज सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो क्लोज सरफेस क्या होता है और ओपन सरफेस क्या होता है? इट इज सिंपल। क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस जो होता है वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए एक पेपर लिया, एक कॉपी में से पेपर फाड़ा, तो वो पेपर जो है वो अपने आप में सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन कैरी कर रहा है, क्योंकि हम उसकी थिकनेस को निल मानते हैं, राइट। उसकी थिकनेस हमारे लिए ना के बराबर है। तो एक्स और वाई जो है वो 2 डायरेक्शंस के अंदर मौजूद है, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे और ओपन सरफेस कहेंगे। उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं, वो एक ओपन सरफेस है, राइट। लेकिन अगर हम एक क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि एक क्यूब है, एक पेपर वेट, क्यूब टाइप का पेपर वेट लिया आपने, राइट। तो अब क्या है, ये क्लोज है। क्लोज कैसे कि इसके अंदर एक रीजन एनक्लोज हो रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक रीजन को इसने एनक्लोज कर रखा है अपने अंदर, भले ही वो वॉल्यूम के सेंस में कर रखा हो, एरिया के सेंस में कर रखा हो, या मतलब ऑब्वियसली एरिया के सेंस में ही कर पाएगा ये, एरिया और वॉल्यूम के सेंस में, लेकिन इसने एक रीजन को एनक्लोज कर रखा है अपने अंदर। पहले जो आपने देखा वो सिर्फ एक पेपर था, उसने किसी रीजन को एनक्लोज नहीं कर रखा, वो एक सरफेस की तरह है बस। लेकिन यहां पर एक रीजन इसके अंदर एनक्लोज हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। सिर्फ यही क्यूब नहीं, ऐसे ही एक स्फीयर ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, वो चीजें जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखने को आपको मिलेंगी वो सब क्या है, एक क्लोज सरफेस की तरह एक्ट करती है, राइट। तो अब हम समझ चुके हैं कि एरिया वेक्टर जो है वो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर जो हमें लेना है वो उस डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, राइट। नहीं तो ये तो सरफेस, ओपन सरफेस की बात थी। अब हम बात करते हैं कि क्लोज सरफेस में हम किस तरीके से एरिया वेक्टर लेंगे। देखिए क्लोज सरफेस को के अंदर एरिया वेक्टर लेने का जो तरीका है वो ये है कि सपोज कीजिए कि एक क्लोज सरफेस है, राइट। तो अब इस क्लोज सरफेस में कई सारे फेसेस आएंगे। एक ये वाला फेस आएगा, ऊपर वाला टॉप, एक पीछे वाला फेस भी होगा यहां पर इस तरीके से, एक ये वाला फेस भी होगा, ये साइड वाला फेस है, ऊपर वाला फेस, साइड वाला फेस, ये पीछे वाला फेस होगा, ये वाला, ये सामने की तरफ का फेस होगा, ये नीचे वाला फेस होगा, और ये राइट साइड वाला। तो ऊपर का फेस है, पीछे का फेस है, नीचे का फेस है, आगे का फेस है, इस साइड का फेस है और इस साइड का, 6 फेसेस हैं। तो हर फेस से जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा किस तरफ निकलेगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स निकलेगा। देयर विल बी नो फ्लक्स, नो वेक्टर कमिंग गोइंग इनसाइड, ठीक है। ये अगर इस सरफेस की मैं ऊपर टॉप वाली सरफेस की बात कर रहा हूं तो उससे बाहर की तरफ आउटवर्ड, अगर इसके पीछे वाली सरफेस की बात कर रहा हूं, टॉप सरफेस के पीछे वाली सरफेस की बात कर रहा हूं,
तो यहां पर बैक साइड में पीछे की तरफ जाएगा। अगर मैं नीचे वाली सरफेस की बात कर रहा हूं, टॉप से बिल्कुल नीचे वाली सरफेस, तो उसमें डाउनवर्ड, राइट, क्योंकि सारे जो हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं क्लोज सरफेस में वो आउटवर्ड है, राइट, बाहर की तरफ है। ऐसे अगर मैं कोई एक स्फीयर ले लेता हूं, मैं कोई एक स्फीयर ले लेता हूं, तो स्फीयर पे मैं कैसा भी रीजन लूं, कोई सा भी रीजन, कोई भी एरिया कंसिडर कर लेता हूं। सपोज ये एक छोटा सा रीजन, छोटा सा एरिया मैंने कंसिडर कर लिया, राइट, तो इस रीजन पर भी जो एरिया वेक्टर बनेगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड बनेगा, इनवर्ड की तरफ नहीं बन सकता। देयर विल बी नो एरिया वेक्टर इनवर्ड्स, राइट। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर जब भी हमें एरिया वेक्टर लेना है क्लोज सरफेस के अंदर, तो हमें हमेशा एरिया वेक्टर उस सरफेस के आउटवर्ड्स लेना है। लेकिन जब एक ओपन सरफेस है तो उसके अंदर हम जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन के अंदर हम आपका एरिया वेक्टर कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये 2 टॉपिक थे, एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एरिया वेक्टर। तो अब हम आगे पढ़ने जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है।